हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रोहित और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंजाइम इमोबिलाइजेशन का केमिकल मेथड जो कि है कोवेलेंट बाइंडिंग। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कोवेलेंट बाइंडिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्टली एंजाइम को सपोर्ट के साथ कोवेलेंट बाइंड कराएं या फिर हम एंजाइम को आपस में क्रॉस लिंक भी करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कोवेलेंट बाइंडिंग है क्या। कोवेलेंट बाइंडिंग जो है इसके अंदर क्या होता है, जो एंजाइम है उसके सरफेस पे बहुत सारे फ्री केमिकल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हम इन ग्रुप्स को यूज कर सकते हैं कोवेलेंट बाइंड करने के लिए विद सपोर्ट। अब जो सपोर्ट है हमारा, जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसको हम इमोबाइल सरफेस भी बोलते हैं, उसके ऊपर भी ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अगर नहीं होते तो हम अपने सपोर्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि उसके ऊपर इस तरीके के ग्रुप्स आ जाएं जो कि एंजाइम के केमिकल ग्रुप्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सके। ठीक है, बॉन्ड कोवेलेंट बाइंडिंग के अंदर एंजाइम और सपोर्ट के बीच में बनते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। अगर हम उस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहें तो वो ब्रेक नहीं होंगे, और अगर आप ब्रेक होंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो हमारा एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएगा, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए हम इस प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं कि एक बार जो अगर एंजाइम और इमोबाइल सरफेस के बीच में बॉन्ड बन गया, आप उससे उसके बाद अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो ये बॉन्ड्स हैं ये बहुत स्टेबल होते हैं जो एंजाइम और मैट्रिक्स या सपोर्ट के बीच बनते हैं। अब ये बॉन्ड बनते बाइंडिंग है, ये एंजाइम किस तरीके से करता है सपोर्ट के साथ। ठीक है, एंजाइम जो है वो प्रोटीन है और प्रोटीन आपको पता है अमाइनो एसिड की चेन से बना है। तो अब एंजाइम की सरफेस पे ऐसे बहुत सारे रिएक्टिव साइड चेन्स प्रेजेंट होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी में, जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हम इन्हीं साइड चेन्स का यूज करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो साइड चेन्स हैं, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी जनरली कौन सी होती हैं, लाइसिन हो गया, सिस्टीन हो गया, एस्पार्टिक या ग्लूटामिक एसिड हो गया। अब लाइसिन के अंदर कौन सा जो ग्रुप है जो कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है वो है अमीनो ग्रुप। सिस्टीन के अंदर थायोल ग्रुप, एसएच ग्रुप। एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड के अंदर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि कोवेलेंट बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और भी ग्रुप्स हैं जो एंजाइम की साइड चेन में प्रेजेंट होते हैं जो कोवेलेंट बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अमीनो ग्रुप, इमीनो ग्रुप, अमाइड ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, डेमोंस्ट्रेट करेंगे कोवेलेंट बाइंडिंग को। सो ये है हमारा पॉलीमर मैट्रिक्स, ये है हमारा सपोर्ट, ये है हमारा इमोबाइल सरफेस जिसके साथ हम एंजाइम का कोवेलेंट बाइंडिंग करेंगे। तो पहले हमने इसको एक्टिवेट किया। ठीक है, आप देख रहे हैं, सो दिस इज द एक्टिवेटेड मैट्रिक्स। ये ब्लैक कलर का जो है दिस इज द एक्टिवेटेड पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने, ये है हमारा दिस थ्रेड, दिस इज आवर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द मैट्रिक्स, एक्टिवेटेड मैट्रिक्स एंड द एंजाइम। सो दिस बलून इज आवर एंजाइम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ब्लू कलर का जो पार्ट है दिस इज द एंजाइम्स कैटालिटिक एरिया जो एंजाइम की फंक्शनल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस एरिया से हमने कोई भी बाइंडिंग नहीं कराई है मैट्रिक्स की, लेकिन बहुत सारे साइड चेन्स प्रेजेंट है एंजाइम के ऊपर जो आप रेड कलर में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो साइड चेन्स है जो हमने अभी डिस्कस करी, ये सिस्टीन भी साइड हो सकता है, लाइसिन भी हो सकता है, एस्पार्टिक एसिड भी हो सकता है, ग्लूटामिक एसिड भी हो सकता है, और भी बहुत सारे साइड चेन्स हो सकते हैं जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बट हम इनको यूज कर सकते हैं फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विद द मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब ये एंजाइम है जिसको हमने कोवेलेंटली बाइंड कर दिया मैट्रिक्स के साथ, ये इससे अलग नहीं हो सकता। अगर हम इसे अलग करेंगे तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इस प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं। दिस इज साइनोजन ब्रोमाइड एक्टिवेशन ऑफ द सपोर्ट। अब यहाँ पे आप देखिए जो सपोर्ट है उस पर ऑलरेडी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। हम इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एक और एजेंट विच इज साइनोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, और फिर हमारा बनता है साइनेट एस्टर जो बहुत रिएक्टिव होता है, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक इमिडो कार्बोनेट जो कि स्लाइटली रिएक्टिव होता है। तो ठीक है, आप यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था हमारे सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, हमने एक सेकंड एजेंट लिया विच इज साइनोजन ब्रोमाइड टू एक्टिवेट आवर सपोर्ट। ठीक है, और फिर ये जो हमारा साइक्लिक इमिडो कार्बोनेट आया इसको हम अपने एंजाइम के साथ
रिएक्ट कराते हैं ताकि हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बने, ठीक है, माइल्डली बेसिक कंडीशंस के अंदर, मतलब जनरली पीएच 9 to 11.5 होता है उस रिएक्शन का। और उसके बाद जो है हमारा इमोबाइल एंजाइम बनता है जो ब्लू कलर में दिखाया है, ठीक है। ये एंजाइम का अमीनो ग्रुप है जो साइक्लिक इमिडो कार्बोनेट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सो ये है हमारा इमोबाइल एंजाइम। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बाइंडिंग। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर प्रेजेंट। तो जो भी आपके इंस्टीट्यूट का सिलेबस है आप उस अकॉर्डिंग अपने एग्जांपल्स और ज़्यादा डिटेल्ड वे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे केमिकल मेथड का सेकेंड पार्ट जो कि है क्रॉस लिंकिंग मेथड, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग मेथड में क्या होता है, इसके अंदर हमें कोई भी सपोर्ट या कैरियर नहीं चाहिए होता। इसके अंदर हम एक पॉली फंक्शनल एजेंट यूज़ करते हैं या फिर एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जो कि हमारा ग्लूट्राल्डिहाइड है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स और हैं। तो ये जो ग्लूट्राल्डिहाइड है ये एंजाइम के साथ क्रॉस लिंक करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसके अंदर हमारा एंजाइम जो है वो आपस में क्रॉस लिंक होता है, ठीक है, और ये इमोबाइल होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, वी यूज ग्लूट्राल्डिहाइड। इस प्रोसेस को हम कोपोलिमराइजेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो एंजाइम का लाइसिल रेजिड्यूज हैं जो उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वो ग्लूट्राल्डिहाइड के साथ बाइंड करके शिफ्स बेस बनाते हैं, ठीक है। अब जो ये क्रॉस लिंक्स बनते हैं एंजाइम और ग्लूट्राल्डिहाइड के बीच में ये इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है ना। कोवेलेंट बाइंडिंग अपने आप में ही एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, फिर चाहे वो क्रॉस लिंकिंग मेथड हो या इससे प्रीवियस मेथड जो हमने डिस्कस किया था वो हो, दोनों ही मेथड इरिवर्सिबल हैं, ठीक है। मतलब कि एक बार जो बॉन्ड बन गया सपोर्ट और एंजाइम के बीच में या फिर क्रॉस लिंकिंग एजेंट और एंजाइम के बीच में, आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आपने उसे ब्रेक किया तो जो एंजाइम है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्रॉस लिंक्स बनते हैं एंजाइम और ग्लूट्राल्डिहाइड के बीच में, इसकी वजह से जो इमोबाइल एंजाइम है वो एक्सट्रीम पीएच और टेम्परेचर को भी झेल सकता है, ठीक है। लेकिन इस मेथड का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इसके अंदर जो एंजाइम है उसका डीनेचुरेशन होने के चांसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ द पॉलीफंक्शनल एजेंट, ठीक है ना। इसी एजेंट की वजह से ये क्रॉस लिंक करेगा और इसी एजेंट की वजह से ही इसके डीनेचर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये जो मेथड है वो सिंपल और इनएक्सपेंसिव है इसलिए इसे यूज भी किया जाता है। तो हम इस मेथड को थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इस मेथड के अंदर हमें सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो ग्लूट्राल्डिहाइड है उसको हम विदाउट कैरियर भी यूज कर सकते हैं, विद कैरियर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग के केस में हम कैरियर यूज नहीं करते हैं, ये दिस इज आवर कैरियर और आवर इमोबाइल सरफेस और आवर मैट्रिक्स। तो इस केस में क्रॉस लिंकिंग के केस में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो दिस बलून इफ यू सी दिस इज एन एंजाइम, द ब्लू पार्ट दैट हैज बीन मार्क्ड दिस इज द कैटालिटिक साइट। इसकी कैटालिटिक साइट है जहाँ पे जो कि एंजाइम की फंक्शनल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो रेड पार्ट है ये है हमारे लाइसिल रेजिड्यूज जो ग्लूट्राल्डिहाइड के साथ मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो अगर एंजाइम अपने लाइसिल रेजिड्यू से ग्लूट्राल्डिहाइड से बाइंड कराए, दिस थ्रेड इज ग्लूट्राल्डिहाइड, आप इस थ्रेड को ग्लूट्राल्डिहाइड समझिए, ठीक है। अगर वो अपने लाइसिल रेजिड्यू से इससे बाइंड करा है तो एंजाइम अपनी फंक्शनल स्टेट में प्रेजेंट है, ये एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए पूरी तरह से मौजूद है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एंजाइम अपनी कैटालिटिक साइट जो मैंने ब्लू कलर मार्क करी है उससे ही बाइंड कर लेता है ग्लूट्राल्डिहाइड के साथ, तो ये एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाता है क्योंकि ये साइट ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गई ग्लूट्राल्डिहाइड से बॉन्ड बनाने में, इसलिए अवेलेबल नहीं होती है फंक्शनल एक्टिविटी के लिए। और कई बार इसी की वजह से ग्लूट्राल्डिहाइड से क्रॉस लिंकिंग की वजह से जो है एंजाइम डी नेचर भी हो जाता है। सो दिस को फुलाया नहीं है, दिस इज योर डी नेचर्ड एंजाइम जो कि ग्लूट्राल्डिहाइड से क्रॉस लिंकिंग की वजह से हो गया है। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ ग्लूट्राल्डिहाइड। ये ग्लूट्राल्डिहाइड का डिसएडवांटेज है कि कई बार क्रॉस लिंकिंग के दौरान जो एंजाइम है वो डी नेचर हो जाता है। सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्रॉस लिंकिंग मेथड। तो अब हम एंड में डिस्कस करेंगे जो भी हमने मेथड्स देखे हैं उसका एक कंपैरिजन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रिपरेशन, कौन सा मेथड बनाने में कितना आसान है या डिफिकल्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, बाइंडिंग फोर्स उसके अंदर स्ट्रॉन्ग है या वीक है, एंजाइम लीक होगा नहीं होगा, एंजाइम लीकेज, ठीक है, एंड एप्लीकेबिलिटी। तो एड्सॉर्प्शन, कोवेलेंट बाइंडिंग या ट्रैपमेंट और मेम्ब्रेन कैप्सुलेशन, ये चार मेथड्स हमने डिस्कस करें।
तो प्रिपरेशन जो एड्सॉर्प्शन की है, इट इज़ वेरी सिंपल, हमने देखा वो तो बहुत सिंपल है, ठीक है। कोवेलेंट बाइंडिंग के केस में डिफिकल्ट है, क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, ठीक है ना। उसके अंदर हो सकता है एंजाइम डीनेचर हो जाए, एंजाइम की कैटालिटिक साइड इफेक्ट हो जाए, तो इसलिए इसका प्रिपरेशन डिफिकल्ट रहता है। एंट्रैपमेंट के केस में भी डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन मेम्ब्रेन कंफाइनमेंट के केस में जो प्रिपरेशन है वो सिंपल है, ठीक है। कॉस्ट एडसॉर्प्शन के केस में, क्योंकि कोई इसके अंदर क्रॉस लिंकिंग एजेंट यूज नहीं हो रहा, कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज नहीं हो रही, ठीक है, तो इसका कॉस्ट कम है। कोवेलेंट बाइंडिंग के केस में क्योंकि कॉस्टली रिएजेंट्स यूज होते हैं, आपको एंजाइम एक्टिविटी का बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि वो क्रॉस लिंक ना हो जाए या कोवेलेंट बाइंड ना हो जाए, तो इसलिए इसका जो कॉस्ट है वो हाई रहता है। एंट्रैपमेंट के केस में कॉस्ट ना हाई है ना लो है, इट इज समवेयर इन द मिडिल। और मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट के केस में कॉस्ट हाई आता है, क्योंकि आपको कॉस्टली मेम्ब्रेन्स यूज करनी होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स लाइक नायलॉन शीट्स और सेल्यूलोज शीट्स, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा एंजाइम ले रहे हैं। फिर बाइंडिंग फोर्स मतलब जो एंजाइम और मोबाइल इमोबाइल सरफेस के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है वो कैसा रहता है। अब इसके केस में वेरिएबल रहता है, कभी वीक भी हो सकता है, कभी स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन इट इज वेरिएबल। कोवेलेंट बाइंडिंग के केस में क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। एंट्रैपमेंट के केस में वीक क्यों लिखा है, हमने डिस्कस किया था कि पोर साइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कभी कभी अगर एंजाइम का साइज छोटा है तो वो इजीली लीक आउट कर सकता है एक पर्टिकुलर पोर साइज के पॉलीमर लैटिस में से वो लीक आउट कर सकता है, तो इसीलिए वहाँ पे बाइंडिंग फोर्स हमने वीक लिखा है। मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट के केस में हम ऑलरेडी उसको एक तरीके से अब देखा था हमने कि हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर उसे पैक कर देते हैं, तो वहाँ से एंजाइम का निकलना इज डिफिकल्ट, तो इसलिए वहाँ पे जो बाइंडिंग फोर्स है एंजाइम और हमारी मेम्ब्रेन के बीच में वो स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। एंजाइम लीकेज एड्सॉर्प्शन में हमने देखा था कि एंजाइम लीक होने के सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि जो बॉन्ड्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। हल्का सा भी पीएच के अंदर चेंज आया या आयनिक स्ट्रेंथ के अंदर चेंज आया हमारे सॉल्यूशन की, हमारे जो जिस सॉल्यूशन के अंदर केमिकल रिएक्शन होना है, तो उसकी वजह से एंजाइम लीक हो सकता है। कोवेलेंट बाइंडिंग के केस में इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं एंजाइम और कैरियर के बीच में कि एंजाइम लीक नहीं होता है। एंट्रैपमेंट के केस में एंजाइम लीक हो सकता है और मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट के केस में एंजाइम लीक नहीं होता है, ठीक है। अब एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोवेलेंट बाइंडिंग के केस में हमें देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं एंजाइम के अंदर, है भी कि नहीं है, जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो इसलिए इसकी जो एप्लीकेबिलिटी बहुत सिलेक्टिव है, बहुत कम कैटेगरी के एंजाइम्स के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। एंट्रैपमेंट की जो एप्लीकेबिलिटी है, मतलब एप्लीकेशन जो है, हम कितने तरह के एंजाइम्स पे उसको अप्लाई कर सकते हैं, इसकी वाइड है। इट कैन बी यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ एंजाइम्स, क्योंकि इसमें कोई हमारा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनना है, कोई हमारा किसी तरीके का केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत वाइड है। और जो मेम्ब्रेन इनकैप्सुलेशन है, इसकी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक से ज़्यादा एंजाइम्स कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ओके तो इसी के साथ हम आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। इसके अंदर आपने देखा कि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है एंजाइम और इमोबाइल सरफेस के बीच में वो किस तरीके से होती है, क्रॉस लिंकिंग मेथड क्या है, और ओवरऑल हमने एक कंपैरिजन किया जितने भी हमारे चारों मेथड्स थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो जो मैंने समझाया है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।